हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज हम यहाँ पर लेसन थर्ड ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना जो हमारा पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आती है और वह धीरे धीरे हमारे जो भारत है उस पर कब्जा करती है। तो इसी में हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र पर किस तरह से उन्होंने शासन चलाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। तो यहाँ पर जो आपको ये बीच में दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारे ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मुगल बादशाह हैं जो कि दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कंपनी दीवान बन गई, किस तरह से कंपनी व्यापार करने के लिए आई और किस तरह से वह दीवान बन गई। 12 अगस्त सन 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किया और इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। यानी कि जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें क्या है, जो मुगल बादशाह हैं वह रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पर दीवानी दे रहे हैं। यह चित्र उस समय चित्रकार ने बनाया है जिस समय रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी और दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य जो शासक थी वह बन गई थी और उसे अपनी जमीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा किया जा सके और उसके लिए कोई आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें किस तरह से वह खरीद सके और किस तरह से वह बेच सके। तो कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर जो है कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई है और वह यहाँ पर देख रही है कि किस तरह से वह अपने खर्चों को निकालेगी, किस तरह से आमदनी जुटाएगी और इस तरह से यहाँ पर वह सोच रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं उन पर हम किस तरह से शासन चलाएंगे और काफ़ी ताकत और काफ़ी सम्मान के साथ वह सोचते थे कि जो ग्रामीण लोग हैं उस पर हम शासन कर सकें। ऐसे लोग जो सत्ता में रह चुके हैं उन्हें नियंत्रण करना तो ज़रूरी था लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। अब यह काम कैसे हो, इसके लिए यहाँ पर जो कंपनी है वह क्या है, जो ग्रामीण लोग हैं उनसे फसलें उगवाती है, खेती कराती है। उसमें कौन कौन सी परेशानी होती है देखते हैं लेसन में। अब है कंपनी की आमदनी। अब कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारिक कंपनी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में अभी वह हिचकिचा रही थी क्योंकि अभी अभी तो दीवानी बने हैं वो लोग, तो किस तरह से एकदम से सबके ऊपर सत्ता कायम कर सकते हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम राजस्व वसूल कर सकें और कम से कम कीमत पर हम बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकें। उनका जो यहाँ पर यूरोपीय कंपनी थे उनका मेन उद्देश्य बच्चों यहाँ पर एक ही था कि भारत से जो सूती और रेशमी कपड़ा था वह कम कीमत पर खरीद कर ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर वह यूरोप में उसे बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वह धन को कमा सकें। इसी तरह से वह यह कार्य करने लगे।
अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह हाजिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। जो कारीगर लोग थे, उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। तो जो कारीगर लोग थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। इसी तरह से सन 1770 में अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई और उन्हें नींद के मुंह सुला दिया। इस अकाल से लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, खेती में सुधार की जरूरत थी, क्योंकि जो व्यापारिक कंपनियां थी ये तो केवल अपना फायदा देख रही थी, लेकिन जो कारीगर थे, किसान थे, उनको काफी नुकसान हो रहा था। तो अब इसमें जो लोग खेती कर रहे थे उनको सुधार की जरूरत थी। तो इसके लिए कंपनी के ज्यादातर अफसर यह सोचने लगे थे कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली और आखिरकार कंपनी ने सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और इस बंदोबस्त की शर्तें थी कि हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्होंने किसानों से लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मा भी सौंपा गया और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इफाजा नहीं किया जा सकता, यानी कि पहले ही डिसाइड कर दिया गया आप इस जमीन पर खेती करोगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा, यानी कि भविष्य में उसमें बढ़ने का कोई चांसेस नहीं था। तो अंग्रेजों को लगता था कि इसमें उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें यह भी लगता था कि अंग्रेजों की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए जमींदार बढ़ते हुए उत्पादक से फायदे में रहेंगे। अब क्या है, उनके सामने जो किसान थे उनके सामने काफी समस्याएं आई। जो स्थायी बंदोबस्त था उसे लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसमें क्या है, काफी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमीन छीन ली जाती थी, यानी कि किसी को, जो जमींदार था उसे एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था कि आप इसमें खेती करो, और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जिम्मेदारी को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। इसी तरह से 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा और इसमें जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन में बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस तरह से कुछ सालों तक जो बंदोबस्त के में शुरुआती सालों में कुछ लोग अपनी जमीन गंवा चुके थे और जो बचे कुचे रह गए थे वह बिना परेशानी और निवेश के उन्हें क्या है, खतरा दिखाई देने लगा था। और इसी तरह से दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। किसानों का जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और अगर वह लगान नहीं चुका पाते थे तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो इस तरह से बच्चों, ये यहाँ पर जो उन्होंने व्यवस्था की तो ये इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। अब एक नई व्यवस्था लाई गई। नई व्यवस्था में देखते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारी को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि इससे किसानों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और जो कंपनी का शासन और व्यापार के खर्चे हैं
चलाने के लिए पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। तो इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था की। उस व्यवस्था का नाम था मुनरो व्यवस्था। अब हम यहाँ पर मुनरो व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि मुनरो व्यवस्था में क्या हुआ। तो मुनरो व्यवस्था में जो रैयतवार या रैयतवारी थे, यहाँ पर वह कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा जो कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस तरह से व्यवस्था को अंजाम दिया था। और यहाँ पर जो टॉमस मुनरो थे, इन्होंने इस व्यवस्था को विकसित किया, यानी कि जो मुनरो व्यवस्था दी गई है वह टॉमस मुनरो के नाम पर दी गई है। और इस व्यवस्था में धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। अब इस व्यवस्था में क्या था उसको जानते हैं। टॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे और इस तरह से सब कुछ तो ठीक था, किंतु जो नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही उसमें अनेक समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांव से भाग रहे थे और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को भी उम्मीद थी कि नई व्यवस्था से किसान संपन्न उद्यमशील किसान बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो मुनरो व्यवस्था थी इसमें क्या है, टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। राजस्व वसूलने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, जो ये ब्रिटिश लोग थे इन्होंने राजस्व को अधिक बढ़ा दिया और इस तरह से जो किसान हैं उनके ऊपर बहुत दबाव बनता जा रहा था और वह घर छोड़ने के लिए मजबूर होते जा रहे थे। और इस तरह से यूरोप के लिए फसलें, अब यूरोप के लिए इन्होंने सोचा कि काफ़ी फसलें उगाई जाएं, तो इसमें फसलें काफ़ी उगाई जाती थी, किसानों को मजबूर किया जाता था। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, इस तरह से काफ़ी फसलें उगाई जाती थी। लेकिन जो अब यूरोपीय थे ये क्या चाहते थे कि यहाँ पर क्या है, नील की खेती की जाए, क्योंकि जो नीले रंग के द्वारा छपाई होती थी वह यूरोप में बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक कमलकारी छापा 20वीं सदी का भारत, यानी कि ये जो ब्लू कलर है बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। दूसरा देख रहे हैं आप मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसके बारे में। यहाँ पर जो ये नीला रंग प्रयोग किया जाता है तो इसकी खेती की जाती थी और इसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो इसमें आप क्या देखेंगे, जो ये नीला रंग है ये पौधों के द्वारा, यानी कि नील नामक एक खेती की जाती थी और उसके द्वारा सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते थे। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन से कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या था, यहाँ पर उस समय नील की खेती बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रखी थी वहाँ पे यूरोप में, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता था और आसानी से मिल जाता था, मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद किया जाता है, यानी कि यूरोपीय लोगों ने नील की तरह एक वोड नामक पौधा इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं, कपड़ों को रंगने के लिए तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादक जो नील की खेती है उसके आयात पर पाबंदी में ढील लगा दी गई और सरकारों को राजी कर लिया गया।
इस तरह से 18वीं शताब्दी के आखिर में भारतीय नील की मांग बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। यानी कि जो नील है, नील जिसे हम इंडिगो बोलते हैं, उसकी मांग इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। और इसी बीच सन 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादक आधा रह गया था और ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब यह नील कहाँ से मिल सकता है? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। लेकिन क्या था, यह कैसे मिल सकता था? जो यूरोप के लोग थे उन्होंने कृत्रिम नील की शुरुआत की, लेकिन वह इतना यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगे और कृत्रिम नील की भी उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने क्या सोचा कि जो भारत है, भारत में हम नील की खेती उगाएंगे और इस तरह से हम जितना भी ये डिमांड हमारे पास आ रही है उसको हम पूरा करेंगे। और इस तरह से भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। यानी कि जो किसानों को मिलता था, ब्रिटेन द्वारा आयात किया जाता था, वह केवल 30% था। सन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। अब इस तरह से जो लोग हैं उन्होंने क्या है, अपनी नौकरी भी छोड़ दी। नील के उत्पादन से वह काफ़ी पैसा कमाने लगे। अब नील की खेती के लिए क्या होता था, जमींदारों को जमीन दे दी जाती थी और उसके बाद जो किसान लोग थे वह क्या करते थे, इस पर नील की खेती उगाते थे। लेकिन जो वहाँ के किसान थे वे चावल उगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया जाता था, तो वह नील की खेती उगाने उन्होंने प्रारंभ कर दी। अब नील की खेती उगाने से उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि नील की खेती उगाने से जो वहाँ की उर्वरा शक्ति है भूमि की वह नष्ट हो जाती है और जो किसान उसमें खेत में काम करते थे उनको भी काफ़ी कठिनाई होती थी। तो इस तरह से अब सितंबर सन 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील उगाना तो प्रारंभ किया, लेकिन जो मजदूर थे उनको यह काम करना आसान नहीं लगा और बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कि इस खेती को करने के लिए काफ़ी सारी मजदूरों की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ पर नील तो उगने लगा, लेकिन जो किसान हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो लोग थे वहाँ के वो क्या करते थे, जो ज़मीन थी उसको लेते थे और जो बागान मालिक थे उस पर उनसे खेती कराते थे नील की। उनसे भारी कीमतों में जो यूरोपीय लोग थे नील वसूलते थे और उन्हें बहुत ही कम कीमत मिलती थी उसकी। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हुई और बागान मालिक चाहते थे कि वह किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की ही खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी थी, वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, यानी कि उर्वरा शक्ति उसकी नष्ट हो जाती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, तो उन लोगों ने क्या है, नील का विद्रोह किया, यानी कि जो ये खेती थी उसका विद्रोह किया। सन 1859 से सन 1860 तक बंगाल में क्या हुआ, इसका विरोध किया गया और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने क्या है, नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला और रैयत ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला बोलने लगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था। और जो यह नील की खेती का विद्रोह है, यह सन 1858 में से प्रारंभ हुआ और विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर नामक गांव में सितंबर सन
1859 में हुई और स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया, जो नील की खेती है, किसानों ने एकजुटता, अनुशासन और संगठन और सहयोग से बंगाल से नील कारखानों को हटा दिया। यानी कि उन्होंने काफ़ी उन्होंने आंदोलन चलाए, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी क्या है नुकसान हो रहा था। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। सन 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सन 1859 की सदी में इलाकों का दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। और इस तरह से जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयत को नील के अनुबंध को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तरह से वहाँ पर काफ़ी विद्रोह हो रहे थे, विस्फोट की स्थितियां आ गई थी। और जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े और उन्होंने रैयतों मीन्स किसानों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। और इस बगावत के बाद अब बगानों में नील उत्पादन धराशायी हो गया था, यानी कि समाप्त हो चुका था। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण शुरू किया था और इसमें उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के चंपारण जिले से स्टार्ट हुआ था। जो ये नील की खेती के बारे में जो स्टोरी हमारी चल रही है कि किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। सन 1917 में महात्मा गांधी जी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यानी कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी थे उनका यहाँ पर मुख्य भूमिका थी। वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो वकील थे उनसे जाकर मिलते हैं और किसानों की दुर्दशा के बारे में बताते हैं और वहाँ पर जाकर कोर्ट में केस चलता है और इस तरह से महात्मा गांधी जी के सहयोग से जो किसान थे वह इस केस को जीत जाते हैं और इस तरह से जो नील की खेती करने वाले थे उनको न्याय मिलता है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।